बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं साहिबजादा सलील एस जे मीडिया नेटवर्क से। आज की अहम खबरों में फ़ौज को पुख्ता सबूत मिल गए हैं और मज़ीद 3 रिटायर्ड सीनियर अफसरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। चकवाल से गिरफ्तारियाँ हुई हैं जिसमें ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ़ार, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम और कर्नल रिटायर्ड आसिम शामिल हैं। 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये जो सियासी मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो पैदा करने की कोशिश की गई थी और ये जो थे जनरल फैज़ के साथी थे उनके साथ। तो जनरल जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद ये बहुत बड़ी गिरफ्तारी है कि एक पूरे नेटवर्क को गिरफ्तार किया जा रहा है। जो बताया जा रहा है कि ये तीनों जो है मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने के से मुतालिक जो है गिरफ्तार कर लिए गए। लगता है कि जो 2 केसेस जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब के ख़िलाफ़ हैं, जिसमें एक आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी करना है जो बाद रिटायरमेंट के बाद उन्होंने सियासी जमातों के साथ अपने रवाबित रखे, और दूसरा केस जो टॉप सिटी का था जिसमें उन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए करप्शन किया और छापे मारे हैं। तो ये इसमें मेन केस जो है अभी है तो ये रिटायरमेंट के बाद वाला जो केस है, क्योंकि वो केस जो था टॉप सिटी वाला वो भी दौरान ड्यूटी था। तो दौरान ड्यूटी वाला केस जो है वो स्टिल अभी चल रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट ने रेफ़र किया था, तो उसकी तहकीकात भी हो गई हैं और वो भी चल रहा है। मगर ये जो अहम केस है वो यही है जो गिरफ्तारियाँ बीच में हो रही हैं। हम देख रहे हैं कि आर्मी जो है वो रिटायर्ड अफसरों को गिरफ्तार कर रही है और वो भी एविडेंस, पुख्ता एविडेंस, पिक्टोरियल एविडेंस, वीडियो एविडेंस और दीगर कम्युनिकेशन जो हुई हैं उस हवाले से गिरफ्तारी है। हमने कल भी देखा है, कल जो है अडियाला जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट को गिरफ्तार किया गया, मोहम्मद अकरम को। उसकी निशानदेही पे जो आगे हो रहा है तो ये 3 मज़ीद एक कर्नल आसिम और 2 ब्रिगेडियर जो हैं ब्रिगेडियर नईम और ब्रिगेडियर गफ़ार जिनका ताल्लुक चकवाल से है, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है। तो ये एक बताया जा रहा है कि पूरा नेटवर्क था जो मुल्क को सियासी अदम इस्तेहकाम की तरफ लेके जा रहा था। मतलब इसका एक ही साफ है कि ये जनरल फैज़ जो है रिटायरमेंट के बाद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहा था, जो अभी हम बताया जा रहा है। और रिटायरमेंट के बाद किसी भी आर्मी ऑफिसर का जो हाई रैंक ऑफिसर होता है उसको रिटायरमेंट के 2 साल 5 साल तक खामोश रहना पड़ता है। हम देखते हैं कि जनरल बाजवा जो रिटायर्ड आर्मी चीफ है उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा कंपेन होती है। उनका दौर भी जो था वो कोई अच्छा दौर नहीं था, वो 2 बार एक्सटेंशन ले चुके हैं। मगर ये जो खामोश रहना है, आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी नहीं करनी, तो हम देख रहे हैं कि अभी तक उसने कभी ऐसी कोई सियासी एक्टिविटीज़ में हिस्सा नहीं लिया। तो जितने भी जनरल गए हैं, जितने भी हाई रैंक के ऑफिसर्स हैं, वो सब रिटायरमेंट के बाद खामोश रह जाते हैं। जनरल पाशा को हमने देखा है, जनरल जहीर को देखा है। हालांकि जनरल पाशा को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया था कि इमरान खान की पार्टी को क्रिएट करने वाला, उसको आगे लेके आने वाला वो जनरल पाशा ही है। जनरल जहीर को हमने देखा, वो भी तहरीक इंसाफ के जलसों में भी हमने उसको देखा। मगर ये जो अभी जो जनरल फैज़ के बारे में बताया जा रहा है कि ये बाकायदा जो है एक तो 6 महीने का पीरियड था, वो भी आर्मी एक्ट का वो पूरा हो गया। और फ़ौज को कोई मतलब फ़ौज जब किसी सीनियर रैंक के ऑफिसर को गिरफ्तार करती है तो उसका ये नहीं होता कि वो ऐसे ही गिरफ्तार कर लेती है कि नहीं बस यार इसका सियासत से जो है रिलेशन है और फलां बंदे को सपोर्ट कर रहे हैं, गिरफ्तार कर लो। तो हवा में तीर नहीं मारना होता, पूरा पिक्टोरियल एविडेंस होता है, वीडियो एविडेंस होता है, कम्युनिकेशन होता है। इसको मैसेज कन्वे किया गया था साबिक जो जनरल हैं, जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को, उनको फ़ौज की तरफ से मैसेज कन्वे किया गया था कि आप सियासी एक्टिविटी से दूर रहें। मगर बताया जा रहा है कि वो किसी न किसी तरीके से तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहे थे। अब तो मामलात 9 मई की तरफ जा रहे हैं कि 9 मई में भी जो है जनरल फैज़ हमीद जो है वो इन्वॉल्व है। अभी इशारे मिल रहे हैं कि 9 मई में सपोर्ट जो थी वो जनरल फैज़ के साथ शामिल थी। अब सपोर्ट किस टाइप की थी वो तो पूरी इन्वेस्टिगेशन हो गई, तभी ISPR जो है वो मुकम्मल डिटेल फराहम कर सकेगा। अभी फिलहाल जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं इंतहाई अहम गिरफ्तारियाँ हैं। 3 मोस्ट सीनियर बंदे वो भी हैं, ब्रिगेडियर लेवल के 2 बंदे हैं, एक कर्नल रैंक का है, उनको जो साबिक हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया, उनसे तफ्तीश की जा रही है। और ये बताया जा रहा है कि ये सियासी अदम इस्तेहकाम या सियासी जो मुल्क में पैदा किया गया था, या जो जिस पार्टी के साथ तहरीक इंसाफ के साथ इशारों से की तरफ है जो उनको सपोर्ट करना था किसी तरीके से, तो ये उसमें इन्वॉल्व थे। डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को भी अरेस्ट किया गया है, उनसे भी तफ्तीश की जा रही है। उनके बारे में तो यही बताया जा रहा है कि वो बुशरा बीबी और इमरान खान को जो मुलाकातें थीं, जो अडियाला जेल में समाअत के दौरान जो मुलाकात थी, तो उसमें वो बात करते थे, सरगोशियाँ करते थे, जिससे वो अपने जो है आइडियाज़ या सियासी बातें जो हैं वो आगे शेयर हो जाती थी एक दूसरे के साथ। तो और ये पूरा मौका जो फराहम करते थे वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल मोहम्मद अकरम फराहम करते थे कि बुशरा बीबी को और इमरान खान को समाअत के दौरान जो था वो करीब रहना, उनको 40-50 मिनट तक बात करने देना। आज भी हमने देखा है कि जेल में जो है जो समाअतें हो रही थी उसमें इमरान खान जब सियासी गुफ्तगू कर रहा था तो डिप्टी सुपरिटेंडेंट जो नए आए हैं उन्होंने इमरान खान को और उनके जो सियासी
रहनुमा हैं उनको सियासी बातें करने से मना कर दिया और कह दिया कि यहाँ पे सियासी बात करना मना है। गौहर अयूब ने और सियासी अहदेदारों ने और इमरान खान ने कहा है कि हम सियासी ही बातें करेंगे, सियासी मुलाकात है ये और ये समात के दौरान है, इसमें आपका कोई रोल नहीं है। तो इमरान खान पे सख्तियाँ मज़ीद लगा दी गई हैं। पल पल की खबर जो है वो आगे दी जा रही है, उनको अकेले नहीं छोड़ा जा रहा, उनकी जो सिक्योरिटी है उसको बाकायदा सख्त कर दिया गया है, उन पर चेक एंड बैलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा रखा गया है इमरान खान पे। इमरान खान जनरल फेज़ के हवाले से जब सवालात हुए उनसे तो उन्होंने कहा कि हमारा जो जनरल फेज़ जो है, एक तो ये फ़ौज का इंटरनल इशू है, फैज़ हमीद को गिरफ्तार करना ये फ़ौज का इंटरनल इशू था, उससे तहकीकात होंगी। अगर वो 9 मई के हवाले से अगर बताया जाता है कि 9 मई में इन्वॉल्व था जनरल फैज़ हमीद, तो फिर जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। हम तो खुश है कि सामने लेके हमारी तो इसमें इन्वॉल्वमेंट है नहीं, ज़्यादती जुल्म तो हमारे साथ हुआ था। तो ये खुल कर कहना था इमरान खान साहब का। जनरल फैज़ के हवाले से मजीद कहा है उन्होंने कि ये हमारा पाकिस्तान का कौमी असासा था जनरल फैज़ हमीद। तालिबान के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात थे, अफगान तालिबान के साथ जनरल फैज़ के बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। 3 साल तक वो तालिबान के साथ मुज़ाकरात करते रहे और मुल्क में जो दहशतगर्दी थी वो उनका प्लान जो है वो जनरल फैज़ जो है वो अपोजिशन से भी शेयर करते रहे कि दहशतगर्दी का इस मुल्क से कैसे ख़त्म होगा, जिसमें जनरल फैज़ हमीद के रोल के बारे में इमरान खान ने बताया कि बड़ा अहम रोल अदा कर रहे थे। और जनरल बाजवा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो थे, इससे पहले जनरल बाजवा साहब, उन्होंने जो है इनको ISI चीफ को जो उस टाइम पे हमारे थे जनरल फैज़ हमीद, नवाज शरीफ के कहने पे हटाया था। और मैं कोशिश कर रहा था, इमरान खान का कहना है कि मैं कोशिश कर रहा था कि अफगान तालिबान से और मुल्क में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मैं फैज़ हमीद को रखना चाहता था, क्योंकि वो सारा प्रोसेस वही कर रहा था और अफगान तालिबान के साथ उसकी जो रिलेशन थी, जो ताल्लुकात थे वो बड़े अच्छे थे और 3 साल से वो इसी मुज़ाकरात पे काम कर रहा था। और ये सारा प्लान अपोजिशन से शेयर भी किया गया था कि इस मुल्क को दहशतगर्दी की लानत से ख़त्म करना है। तो इमरान खान ने जनरल फैज़ को जो है वो कौमी असासा करार दिया कि ये हमारा कौमी असासा था और इसे ज़ाया कर दिया गया है। और नफ़ी की है कि हमारा जो है जनरल फैज़ से किसी किस्म का कोई रब्ता नहीं था, किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं था। और 9 मई के हवाले से हमारी इन्वॉल्वमेंट अगर ये फील करते हैं, ये बताते हैं सास इदारे या जो हुकूमत है कि हमारी इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी बीच में और इमरान खान बीच में इन्वॉल्व था, तो हमें सबूत दिखाया जाए। जितने CCTV फुटेज हैं वो सारे, जहाँ पे आग लगी है वो सारे दिखा दिए जाएँ ताकि पता चल सके। अगर हमारे लोग बीच में इन्वॉल्व हो गए तो ठीक है, मैं माफ़ी मांग लूँगा, उनको पार्टी से भी निकाल दूँगा। तो बड़ी क्लियर कट बातें जो है आज इमरान खान ने भी की हैं। इस जनरल फैज़ हमीद को फ़ौजी हुकाम की तरफ से हमारी जो फ़ौज है, जो इदारा है, उन्होंने 3-4 बार तनबीह की थी कि आप इस सियासी जो मज़मूम मकासद है उससे दूर रहें। और ये जो गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं, ये भी मुल्क में सियासी जो मज़मूम मकासद हैं उनको मुल्क में सियासी दम इस्तेहकाम पैदा करना, इस हवाले से गिरफ्तार किया गया है और तीनों का कोर्ट मार्शल किया जाएगा। अभी जनरल फैज़ हमीद का, ब्रिगेडियर गफ्फार का, ब्रिगेडियर नईम का और कर्नल आसिम का, इन तीनों से इंटरोगेशन हो रही है। ये पूरा कोर्ट मार्शल का एक प्रोसेस है जो इनके साथ होगा। इनको कितनी सज़ा होती है, कितनी नहीं होती, केसेस कितने सख्त हैं, ये पूरा तो डिटेल में इन्वेस्टिगेशन के बाद ही बातें सामने आएंगी। अभी कितना नेटवर्क को इनका है कि मज़ीद कितने अफराद को गिरफ्तार किया जा सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो तो डिनाई कर रही है कि हमारा जनरल फैज़ से, जनरल गफ्फार से, जनरल नईम से और जनरल आसिम से कोई ऐसा किसी फौजी अफसर से रिटायरमेंट के बाद या उस दौरान जो था हमारा कोई रिश्ता था या हमारा कोई रिलेशन था उनसे सियासी तौर पर, कोई हमारी किसी बंदे ने जनरल फैज़ से उनकी टीम से कोई रब्ता नहीं किया। ये जो बताया जा रहा है ये फ़ौज के इंटेलिजेंस के इदारे जो हैं उनकी बाकायदा रिपोर्ट है और ये 9 मई तो स्पेशली टारगेट रखा हुआ है कि उसकी इन्वॉल्वमेंट बीच में का दखल अंदाज कहीं ना कहीं पे जनरल फैज़ जो है इसमें इन्वॉल्व है। और ये बताया जा रहा है, यही कहा जा रहा है कि जितने भी परसों जो है वफाकी वज़ीर दाखिला ख्वाजा आसिफ ने भी कहा है कि जनरल फैज़ हमीद जो है वो फ़ौजी तनसीबात की जो निशानदेही थी तहरीक इंसाफ के लोगों को, यकदम पूरे मुल्क में जो 150-200 जगह मुख्तलिफ मकामात थे वहाँ पे आग लगाई गई है। तो ये फ़ौजी तनसीबात जितने भी थे तो ये टारगेटेड थे और ये निशानदेही जो है इनकी जनरल फैज़ हमीद ने कराई है। ये वफाकी वज़ीर दाखिला जो है, वफाकी वज़ीर दाखिला ख्वाजा आसिफ, उनका कहना है कि मेरा ये ख्याल है कि ये इस तरह हुआ है। अब तहरीक मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमा भी शुरू हो गए हैं, फ़र्दन उनके बयानात आ रहे हैं कि 9 मई में जो है जनरल फैज़ हमीद इन्वॉल्व थे और ये मुल्क को सियासी इस्तेहकाम की तरफ, अदम इस्तेहकाम की तरफ लेके जा रहे थे। अब ये नेटवर्क के बारे में देखा जा रहा है कि कितना नेटवर्क के इसमें सियासी लोग आ रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, मगर ये एक बात क्लियर हो गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नरम गोशा इस्टेब्लिशमेंट के दिल में नहीं है, उनके लिए मज़ीद सख्तियाँ आएंगी। और इमरान खान का जो कोर्ट है, अगर थोड़ी सी मामूली सी भी बात 9 मई के हवाले से निकल आई और ऐसा लग भी रहा है कि इमरान खान को इस अगस्त के एंड में और सितंबर के पहले वीक में फ़ौजी अदालतों में शिफ्ट कर दिया जाएगा, वहाँ पे इनका फ़ौजी ट्रायल होगा। आर्मी एक्ट के तहत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान का जो है मिलिट्री ट्रायल होगा। तो 9 मई में किसी भी PTI के रहनुमा की फ़िलहाल जन खलासी नहीं हो रही, उन पर ज़मीन मज़ीद तंग की जा रही है। किसी भी तौर पर तहरीक इंसाफ को मौका नहीं फराहम किया जा रहा, उनको आगे नहीं आने दिया जा रहा। हमने 14 अगस्त में भी देखा है कि एक तो
पंजाब हुकूमत ने भी क्रैक डाउन किया 14 अगस्त में हर सियासी जमात का राइट होता है कि वो अपने आज़ादी के लिए जश्न आज़ादी के तौर पे मनाए और अपने जलसे जुलूस करे, इस पर कोई पाबंदी नहीं होती। मगर 13 और 14 अगस्त को हमने देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों पे बाकायदा क्रैक डाउन किया गया। पुख्तनख्वा में जो है वो बाकायदा तौर पे 14 अगस्त को भरपूर तरीके से सेलिब्रेट किया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे और पाकिस्तान के झंडे ये कारकुनों के हाथ में थे और इमरान खान की रिहाई के लिए नारे लगा रहे थे। जगह जगह पे मुख्तलिफ टोलियों की शक्ल में, जलसों की शक्ल में 14 अगस्त में लोग पुख्तनख्वा में काफ़ी तादाद में निकले थे, क्योंकि पुख्तनख्वा में इस टाइम पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और तहरीक इंसाफ का हुल यहाँ पे है। मगर मुल्क में जो सियासी हालात का नक्शा है वो टोटली डिफरेंट दिखाई दे रहा है। अदलिया में जो महाजराई चल रही है आपस में और अदालत जो रिलीफ दे रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उसमें इदारों में और अदलिया की दो इदारों की आपस में जो है टसल पैदा हो रही है। इस टाइम पे पार्लियामान ने भी जो है वो अदलिया का रास्ता रोकने के लिए बंद बांधे हुए हैं। आर्टिकल अपने एक्ट मंजूर किए जा रहे हैं। इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम की गई जो सेनेट से और कौमी असेंबली से पास की गई। इस तरह सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उसको मनोन अभी तक कबूल नहीं किया जा रहा। मखसूस नशस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं दी जा रही और मुसलसल ये कहा जा रहा है कि ये मखसूस नशस्तें जो है ये तहरीक इंसाफ की नहीं बनती और इनको आउट ऑफ द वे जो है अदलिया ने रिलीफ दिया है। अब अदलिया ने जो रिलीफ दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो आइन की तशरीह करना जो है वो जजेस का काम होता है। और ये 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच था जिसकी सदारत जो थी चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा कर रहे थे और 13 रुकनी बेंच में 8-5 की अक्सरियत से जो फैसला आया था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आया था कि ये मखसूस नशस्तें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनती है। और इलेक्शन कमीशन ने जो है 13 जनवरी 2024 का सिंबल लेने का निशान का जो फैसला था कादी साहब का, उसकी तशरीह जो है इलेक्शन कमीशन ने गलत की थी। इसलिए तहरीक इंसाफ को वो मौका नहीं फराहम किया गया जो उसका राइट बनता था कि मखसूस नशस्तें उसको नहीं दी गई। और ये जो सिंबल लेने के बाद मखसूस नशस्तें इनकी बनती थी, ये फैसला ये जो गलत तशरीह की थी ये इलेक्शन कमीशन ने की थी। तो अपने फैसले में वाज़ेह किया था। और ये जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में तहरीक इंसाफ के लोग शामिल हुए हैं 41 मेंबरान कौमी असेंबली के और जो 39 बंदे आज़ाद इस टाइम पे कौमी असेंबली में है, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक जो है 39 बंदे जो है ये तो तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन गए हैं क्योंकि इन्होंने किसी पार्टी में शामिल नहीं हुए। इन्होंने पहले से जो है अपना हल्फिया बयान और सब कुछ दिया हुआ है। मगर इलेक्शन कमीशन ने तशरीह जो गलत की थी उस तनाजुर में इनको पार्टी का कंसिडर नहीं किया गया। इस तरह जो है 41 बंदे जो हैं जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए हैं, इसमें भी शॉर्ट ऑर्डर में कह दिया गया है सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था कि इलेक्शन कमीशन ने ही गलत फैसले की बिना पे ये लोग जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो गए थे। ये बाद में तफसीली फैसले में पूरी डिटेल आ जाएगी। तो इसलिए इनको 15 दिन का टाइम दिया गया है। वो 15 दिन भी गुजर गए हैं मगर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी जमा कराई है कि ये 41 मेंबर जो हैं उनका तो अभी तक इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं हुए तहरीक इंसाफ के, तो हम ये किससे कंफर्म करें कि ये किसकी पार्टी के लोग हैं। हालांकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जितने भी लोग शामिल हुए थे 41 उन सब ने अपने हल्फे बयान जो है वो इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपनी सबको डिटेल लेके पूरे कागजात हल्फिया बयान वगैरह वो जमा करा दी इलेक्शन कमीशन में। मगर इलेक्शन कमीशन को जो 15 दिन का टाइम दिया गया था वो भी ख़त्म हो गया और 7 दिन के अंदर अंदर जो है बता दिया गया था कि ये 15 दिन जो हैं ये तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दिए गए हैं। अभी इनकी कागजात जमा करने के बाद 7 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पे और सुप्रीम कोर्ट में बता देना है कि और ये अपने वेबसाइट पे अपलोड कर देना है कि ये मखसूस नशस्तें जो हैं हमने जो है तहरीक इंसाफ को दे दी हैं। मगर अभी तक इलेक्शन कमीशन ने उस फैसले पे अमल दरामद नहीं किया। और इलेक्शन कमीशन जो है वो पार्लियामान का जो एक्ट था इलेक्शन 2017 के एक्ट जो मंजूर हुआ है तरमीमी एक्ट, उसके खिलाफ छुपने की कोशिश कर रहा है। और तहरीक इंसाफ को जो है जो 39 मेंबरान का नोटिफिकेशन भी कर दिया था तहरीक इंसाफ अपना इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के कहने पे, उसको भी चैलेंज कर दिया है। तो बिल्कुल बाकायदा लग ऐसा रहा है कि सुप्रीम इलेक्शन कमीशन जो है इस टाइम पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नशस्तें देने के मूड में नहीं है। और वफाकी हुकूमत का भी पता चल रहा है कि वो भी ये मखसूस नशस्तें जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने के हक में नहीं है। तो अभी केस चल रहा है, छुट्टियाँ हैं, सितंबर में ये तफसीली फैसला भी आ जाएगा और उस तफसीली फैसले के बाद नज़रसानी की दरख्वास्त भी होगी। वही बेंच जो है इस फैसले को देखेगा भी, चांसेस बड़ी कम है। अदालत अपने फैसले पे खड़ी रहेगी और इसको अमल दरामद हुकूमत पे करवा के रहेगी क्योंकि एक तरीक़ाकार है। और वो अभी ये जो इलेक्शन एक्ट हुआ है 2017 जो इलेक्शन एक्ट तरमीमी एक्ट मंजूर हुआ है इसको भी चैलेंज कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को देखेगी, इस एक्ट को देखेगी कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आप लोग सिंपल अक्सरियत से जल्दी एक्ट लेके आते हो, आपने तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी की है। उसके खिलाफ अगर हर हुकूमत जो है जो भी हुकूमत आती है और वो सिंपल अक्सरियत में भी हो और सुप्रीम कोर्ट के फैसला उसको पसंद ना हो तो वो इलेक्शन एक्ट लेके आएगी और कौमी असेंबली से उस एक्ट में मंजूर कर लेगी और प्रेसिडेंट उसका अपना होगा, उस पर साइन कर देगा। तो ये सारी बातें जो है ये बड़ी क्लियर होंगी। और ये वाकई ऐसा ही है कि अदलिया के फैसलों को, जिस मुल्क में अदलिया के फैसले इम्प्लीमेंट नहीं होते उस मुल्क में जमहूरियत क्या इंसाफ भी नहीं रहता और वो मुल्क रहता ही नहीं है क्योंकि अदलिया ही के फैसले मुल्क में इम्प्लीमेंट होते हैं। अगर हम उनके फैसलों के सामने बंद बांधें और उनको आगे जाने ना दें, उनको इम्प्लीमेंट ना करें, उनके लिए उंगली बहाने देखें,
ججز کو ٹارگیٹ کریں، سوشل میڈیا پہ ٹارگیٹ کریں، اپنے وفاقی وزراء کو کہیں کہ اس پہ ٹارگیٹ کریں، ججوں کی عزت جو ہے ان کی فیملی کو بیچ میں گھسیٹیں، تو یہ جو ہے ملک انارکی کی طرف جائے گا۔ سپریم کورٹ کے جتنے بھی فیصلے ہیں اس کو منول قبول کرنا چاہیے۔ یہ 23 نشستیں جو قومی اسمبلی کی بنتی ہیں، مخصوص نشستیں، یہ پاکستان تحریک انصاف کا حق ہے، سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا تو یہ نشستیں دے دینی چاہیے۔ اس سے حکومت کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، حکومت کی کوئی حکومت یہ حکومت جو ہے یہ ان 23 سیٹوں پہ نہیں گرتی، اور نہ ہی تحریک انصاف، تحریک انصاف کو ایک بڑا ریلیف ہے جو ان کا رائٹ بنتا ہے، ان کو ریلیف اپنا مل جائے گا، ان کو جو ہے 23 نشستیں خواتین کی اور اقلیت کی ان کو مل جائیں گی۔ تو حکومت پوری اپوزیشن کو کریش کرنے کے چکر میں کیسے کسی طریقے سے اپوزیشن کا گلا دبایا جائے، اس کو دیوار سے لگایا جائے، اور دیوار سے لگا بھی دیا ہے، بالکل چھوڑا ہی نہیں جا رہا۔ اس دوران بڑی خبر یہی ہے کہ جو اپوزیشن کا الائنس بن رہا ہے، جمعیت علماء اسلام کا، جماعت اسلامی کا، پاکستان تحریک انصاف کا، یہ بہت بڑا الائنس ہوگا۔ اگر جمعیت علماء اسلام اور تحریک انصاف نزدیک آ گئے تو یہ حکومت جو ہے 1.5-2 ماہ بھی ٹک نہیں پائے گی، کیونکہ یہ اپوزیشن میں جو جماعتیں ہیں دونوں کے پاس اسٹیٹ پاور ہے، دونوں بڑی پارٹیاں ہیں، اور جو تحریک انصاف کا لیڈر اس ٹائم پہ جیل میں ہے، تو مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ اس کو لیڈ کر سکتے ہیں، آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ ہم نے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں دیکھا کہ پی ڈی ایم میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جو ہے بالکل سائڈ پہ تھی، ختم تھی۔ مولانا فضل الرحمان نے کراؤڈ کو نکالا، اپنے طلباء کو نکالا، اپنے مدارس کے اسٹوڈنٹس کو نکالا، جن کی تعداد لاکھوں میں تھی۔ تو مولانا فضل الرحمان کی جماعت میں یہ خاصیت ہے کہ وہ ملک کے ہر کونے میں لاکھوں لوگ نکال سکتے ہیں، آپ بلوچستان میں ہوں، سندھ میں ہوں، کراچی میں ہوں، لاہور میں ہوں، ملتان میں ہوں، فیصل آباد میں ہوں، پنڈی میں ہوں، اسلام آباد میں ہوں، پشاور میں ہوں، کہیں بھی مولانا فضل الرحمان جلسہ کر کے لاکھوں لوگوں کو نکال سکتا ہے۔ تو یہ جب تک مولانا فضل الرحمان کو یہ حکومت راضی نہیں کرتی، مولانا فضل الرحمان کو اگر یہ حکومت راضی کر لیتی ہے تو پھر جو مسائل ہیں وہ کم ہو جائیں گے۔ اگر یہ حکومت مولانا فضل الرحمان کو راضی نہیں کرتی اور وہ تحریک انصاف کے ساتھ مل کے وہ اپوزیشن میں جاتا ہے اور اپوزیشن جو ہے وہ پروٹیسٹ کرتی ہے آگے 1-2 ماہ میں، تو یہ حکومت کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اور یہ حکومت جو ہے ویسے بھی اخلاقی طور بھی بڑی کمزور ہے، کیونکہ فارم 47 کا تانا اس کو دیا جا رہا ہے، اور مسلم لیگ نون کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی ٹوٹل 17 سیٹیں ہیں، ان کو بٹھایا گیا ہے، ان کو بتا دیا گیا ہے کہ یہ آپ کی ٹوٹل اوقات ہے 8 فروری کو، 9 فروری کو ہم نے آپ کو حکومت دے دی ہے، آپ لے کے رہو۔ تو اس لیے جو بھی فیصلے ہو رہے ہیں وہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ کر نہیں پا رہے، وفاق میں ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، خود ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، اور لگ بھی ایسا رہا ہے کہ اس حکومت کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی نے آسمان چھوا ہوا ہے، غریب بالکل تباہ ہو گیا ہے، لوگوں کے پاس 2 وقت کی روٹی کے کھانے کے پیسے نہیں ہیں، تو ملک میں بڑی مہنگائی ہے، بے روزگاری انتہا کو ہے۔ اب الٹا اور جو لاکھوں لوگ ہیں بے روزگار ہو رہے ہیں، انٹرنیٹ کا جو فائر وال آیا ہے اس سے جو ای کامرس کی انڈسٹری ہے، اور جو فائر والے ہیں، جو امیزون والے ہیں، شاپیفائی والے ہیں، ٹک ٹاک شاپ والے ہیں، فورکس ٹریڈنگ والے ہیں، یہ سب متاثر ہو رہے ہیں۔ پاکستان میں 3-3.5 کروڑ لوگ ہیں جو 3.5-4 ارب ڈالر جو ہے سالانہ ملک میں لے کے آتے ہیں، اور یہ روزگار پہ لگے ہوئے ہیں۔ فائر وال کے آنے سے جو ہے ابھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ فائر وال کی وجہ سے ہو رہا ہے، یا ملک میں اور کمیونیکیشن ٹیلی کمیونیکیشن کی کوئی پرابلم آ رہی ہے، آگے لائن کی انٹرنیٹ کی کوئی مسائل آ رہے ہیں پاکستان میں، مگر دیگر ملکوں میں تو یہ مسائل نہیں ہیں۔ جو فائر وال کا قصہ شروع ہوا ہے تبھی سے لے کے آج تک جو ہے انٹرنیٹ میں آہستہ آہستہ سلو ہو رہا ہے، جو ملک کے نوجوانوں کے لاکھوں روپے ہیں وہ ڈوب رہے ہیں، جو پروجیکٹ ہیں ان کو نہیں مل رہے، جو امیزون میں کام کر رہے ہیں ان کی جو ہے اپلوڈنگ نہیں ہو رہی۔ تو یہ سارے مسائل ان کو بھی آ رہے ہیں، اللہ نہ کرے یہ لوگ بھی کل بے روزگار ہو جائیں تو یہ پاکستان میں بے روزگاری کا ایک سمندر ہوگا۔ 74% لوگ جو ہیں وہ ویسے بھی 2 وقت کی روٹی جو ہے اپنے گھر کو اپنی سیلری میں چلا نہیں پا رہے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ 100 میں 74% لوگ جو ہیں وہ اپنے گھر کو نہیں چلا پا رہے، تو حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں۔ اللہ خیر کرے، انشاءاللہ کل اگلے پروگرام میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔